रात के 9:15 हो रहे हैं। सीसीटीवी से आई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाल शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और गोद में 4.5 साल की बच्ची को लेकर यह शख्स बड़े इत्मीनान से उस स्टेशन से गुजर रहा है। आसपास जितने भी राहगीर उसे देख रहे हैं, हर किसी को लग रहा है कि जो लड़की है, जो बच्ची है, ये उसी का पिता है और बच्ची रो नहीं रही है, मानो शख्स को ये जानती हो। और कुछ ही घंटों के बाद इस 4.5 साल की बच्ची के 3-3 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसी स्टेशन के पास जो पटरी थी वहीं पर फेंक कर ये जो जनाब थे, ये जो शख्स थे, यहां से भाग जाता है। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये कि शख्स के पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में तफ्तीश कैसे आगे बढ़ाई जाए? उधर जो बच्ची के असली माता पिता हैं वो इधर उधर पागलों की तरह हर कोने में बच्ची को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं मिलता है। फिर खबर आती है कि गुजरात पुलिस ने इस शख्स का एनकाउंटर कर दिया है। भरी पुलिस जीप के अंदर बताया यह गया कि इस शख्स के पास हथियार था, चाकू था, जो उसने छुपा कर रखा था। अब उसके बाद खबर सामने ये भी आती है कि गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर के पर्दे की पीछे की जो कहानी बताई है वो भी हैरत अंगेज है। बात करेंगे कि किस तरीके से 28-30 साल के लड़के ने जानबूझकर शिकार करने के इरादे से स्टेशन में दाखिल होता है, बच्ची को किडनैप करता है, बच्ची के टुकड़े करता है और फरार हो जाता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो शुरुआत में आपने जिस शख्स को देखा जो 4.5 साल की बच्ची को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा है, नाम है सुरेश परमार। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी वारदात को समझना होगा कि आखिर इस लड़के ने किस तरह से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, और आखिरकार इसका जो अंजाम है वो ये निकला कि ये पुलिस की गोलियों से भूना गया। अब आपको एक तस्वीर देखनी होगी। ये जो आप सीसीटीवी की तस्वीर देख रहे हैं, अगर इसमें आप गौर करेंगे तो 18 जुलाई की तारीख आ रही है। इसके साथ साथ समय देखेंगे तो 8:47 हो रहे हैं, यानी कि करीब करीब पौने नौ बज रहे हैं। और इसमें आपको दिखाई देगा ये रेलवे स्टेशन है, वसाड़ का रेलवे स्टेशन है। और इसी के अंदर आपको दिख रहा है कि लाल शर्ट पहने ब्लैक ट्राउजर में जो लड़का उस बच्ची को गोद में उठाकर लेके जा रहा था, वो उस रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा है। अब यहाँ पर आपको आसपास डस्टबिन दिखेगा, लेकिन होता क्या है कि ये जो शख्स है ये इतनी ज़्यादा, आप यूँ समझिए, इतना ज़्यादा क्रूर था या इसके मन में ऐसी हैवानियत बसी थी। अब ये स्टेशन में इसी इरादे से घुस रहा है कि आज ये किसी को अपना शिकार बनाएगा। अब यहाँ पर 8:47 की फुटेज आपने देखी। इसके बाद ये कुछ देर इधर उधर रेलवे स्टेशन पर घूमता है। फिर टिकट काउंटर के पास ऐसा दिखता है कि जो एक फैमिली है वो सोई हुई है, एक माता पिता सोए हुए हैं और एक जो बच्ची है वो कुछ चहल पहल कर रही है, वो अभी पूरी तरह से सोई नहीं है। और वहाँ पर इसे दिखता है कि लोग भी बहुत कम हैं, क्योंकि अगर मैं आपको समय बताऊं तो समय इतना ज़्यादा नहीं था कि लोग वहाँ पर मौजूद ना हो या सबके सब सो गए हो। टाइमिंग बिल्कुल ऐसी नहीं थी, करीब आप यूँ समझिए 9 बजे के आसपास का टाइम था, तो लोग जग भी रहे थे। लेकिन ये गौर करता है, सबसे पहले ये देखता है कि ज़्यादा लोग उस जगह पर मौजूद ना हो, कोई इसे उस वक्त अपनी आंखों से देख ना रहा हो, और ऐसे में बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है। अब 4.5 साल की बच्ची छोटी सी, उसके साथ खेलने का नाटक करता है, बहलाने फुसलाने का नाटक करता है, और बच्ची को जैसे ये अपने पास बुलाता है फौरन उसका मुंह दबाकर उसे गोदी में उठा लेता है, ताकि बच्ची उस वक्त कोई आवाज़ ना कर पाए। अब सीसीटीवी की तस्वीर बदलती है और अगर आप देखेंगे तो ये टाइम हो रहा है 9:15, तारीख वही है। अब उसी दिन कुछ देर बाद, मतलब 18 मिनट के आसपास के बाद, ये उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने साथ ले जा रहा है और सीधे तौर पर सुनसान इलाका ढूंढता है। किसी तरीके से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जो ट्रैक का एरिया होता है जहाँ पर पटरी होती है, वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पता था कि उस इलाके में या उस जगह पर कोई नहीं आएगा जब तक कोई ट्रेन आसपास से गुजर नहीं रही है। पूरा का पूरा इलाका खाली होगा जो रेलवे ट्रैक के पास का है। इसके बाद ये उस छोटी सी बच्ची का, सोचिए 4.5 साल की वो बच्ची है, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ गंदी हरकत करता है, उसके कपड़े उतारता है, उसके मुंह को बंद करके रखता है, उसको जितना टॉर्चर कर सकता था वो टॉर्चर करता है। और रेप करने के बाद जब इसे समझ में आता है कि अब बच्ची के साथ इसने रेप कर लिया, ऐसे ही अगर छोड़ देगा तो पकड़ा जाएगा, किसी को पता लग जाएगा, तो ये क्या करता है, जो पुलिस ने जितनी चीज़ें बताई, जो सारी चीज़ें आ रही, क्योंकि कई जगह पर यह है कि इसने बच्ची के टुकड़े भी किए, लेकिन
ये उस बच्ची की जो बॉडी थी, जब बच्ची की हल्की हल्की सांसें चल रही थी, जब उसने उसे टॉर्चर कर दिया था, रेप कर लिया था, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर उस बॉडी को रख देता है। ये जानता था कि बच्ची 4.5 साल की है और जो हरकत इसने उस बच्ची के साथ की, इसके बाद वो उठ भी नहीं पाएगी, वो कुछ कर भी नहीं पाएगी, वो बोल तक ठीक से नहीं पाएगी और वहीं पर एक जिंदा लाश बनकर पड़ी रहेगी। और इसने सोच लिया था कि उसके बाद जब कोई ट्रेन आएगी तो बड़े आराम से जो बच्ची है वो उसके नीचे आ जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी, जिसके बाद शायद इस बच्ची को पहचानना भी मुश्किल हो जाए अगर उसका चेहरा जो है वो कुचल जाए। लेकिन होता क्या है कि जब ये उस बच्ची को रेलवे ट्रैक पर रख देता है और वहाँ से भागता है, अपने आप को कोशिश करता है किसी तरह से वहाँ से गायब कर ले, कैसे भी उस पूरे इलाके से दूर हो जाए ताकि कल को अगर कुछ भी बात होती है या पेरेंट्स बच्ची को ढूंढते हैं तो कहीं से भी पकड़ा ना जाए। अब इधर बच्ची की जो बॉडी थी, आप सोचिए, उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी, वो रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी और जैसे ट्रेन आती है उसके नीचे बच्ची आ जाती है और इसी वजह से उस छोटी सी बच्ची के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब ये पूरा जो वाक़या था, आप सोचिए, रात को ये अंजाम दे रहा था और रात को ही भाग जाता है। अब सुबह-सुबह 19 तारीख को जब 4-5 बजे के आसपास बच्ची की माँ की आँख खुलती है और वो देखती है कि बगल में उनकी बेटी नहीं सोई हुई है, वो फ़ौरन उठती हैं, अपने हस्बैंड को उठाती हैं और आस-पास जो टिकट काउंटर है वहाँ पर पूछा जाता है, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो लोग और भी थे, उनसे पूछते हैं कि हमारी छोटी बच्ची थी, क्या आपने देखा? किसी का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि किसी ने उस चीज़ को देखा ही नहीं। फ़ौरन करीब-करीब 2 से 3 घंटे लोग तलाश करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, पर किसी को बच्ची के बारे में कोई डिटेल नहीं थी। इसके बाद फ़ौरन परिवार पुलिस स्टेशन पहुँचता है, पुलिस में जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि उनकी बच्ची नहीं मिल रही है। पुलिस वाले पूछते हैं कब से गायब है, लेकिन पेरेंट्स सो रहे थे, उनको इसका अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी बच्ची कब से गायब है। लेकिन जब वो टाइमिंग बताते हैं कि हम रात में समय पर सोए थे, तब तक बच्ची हमारे पास थी, उसके बाद जब सुबह आँख खुली तो नहीं थी, तो इसके हिसाब से पुलिस जो है अब वो सीसीटीवी को मैच करने की कोशिश करती है। सबसे पहले पुलिस की टीम 9 बजे के आसपास का सीसीटीवी है जो आपको हम दिखा रहे हैं, 9:15 पे जो बच्ची को लेके जा रहा है, ये देखने की जब कोशिश करती है और पुलिस को जब ये सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो उन्हें दिखता है कि एक शख्स जिसने रेड शर्ट पहनी है, ब्लैक ट्राउजर पहना है, उसके गोद में बच्ची तो है क्योंकि बच्ची का मुंह सीसीटीवी की तरफ आ रहा है, लेकिन वो आदमी कौन है ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो उसका बैक साइड था वो वाला एरिया सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा था और सामने की तरफ ऐसा कोई सीसीटीवी था नहीं। अब पुलिस की टीम ऐसा करने का प्लान करती है, वो सोचती है कि हमने एक टाइम का जो फुटेज देखा 9 बजे का, उससे पहले के देखने शुरू करते हैं शाम से लेकर कि क्या कोई शख्स इस तरह से कपड़े पहने, क्या कोई एंटर किया रेलवे स्टेशन में या कोई मौजूद है, कोई फैमिली वाला है, कौन है। तो जब ऐसे करते करते टाइमिंग को आगे लिया जाता है तो ऐसे में 8, 8:30, 8:45 इसके भी सीसीटीवी जब देखे गए तो 8:47 पर जो हमने आपको फुटेज दिखाई थी उसमें रेड शर्ट पहने, ब्लैक ट्राउजर पहने वो शख्स जो एंटर करते दिखाई दे रहा है। उन दोनों फुटेज को जब पुलिस मैच करती है, चाल ढाल मैच करती है, देखने की कोशिश करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, तब पुलिस को समझ में आ जाता है कि हो ना हो बच्ची का अपहरण जिस शख्स ने किया है वो कोई और नहीं बल्कि यही है जो 8:47 पर स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा है। अब इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, टीमें बनाई जाती हैं, बोला जाता है कि इस शख्स को जल्दी से जल्दी ढूंढो क्योंकि अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि बच्ची के साथ ऐसी क्रूरता हो गई है। उन्हें लग रहा था कि किडनैप कर कोई शख्स बच्ची को ले गया है। पेरेंट्स को भी चेहरा दिखाया जाता है, वो भी बताते हैं कि हम इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानते, कोई हमारा परिवार, कोई भी ऐसी दुश्मनी नहीं, कोई हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं, कोई बहुत ही अननोन बंदा है जो इस हमारी बच्ची को लेकर चला गया। अब ऐसे में पुलिस को खबर मिलती है कि रेलवे ट्रैक के पास जब 2-3 लोग ऐसे गुजर रहे होते तो वो देखते हैं कि एक बॉडी जो है वो टुकड़ों में कटी और बच्ची की बॉडी दिख रही है। जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस जब उस इलाके में पहुंचती है तो ये जब रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ना, इसी पर डेड बॉडी मिली थी 3 टुकड़ों में कटी हुई। और जब पुलिस वहाँ से उस बच्ची को रिकवर करती है, उनको निकालती है, उनके जो अंश थे उन्हें निकालती है, पेरेंट्स को दिखाए जाते हैं, जब वो चेहरा देखते हैं तो माँ का हाल बुरा हो जाता है, पिता का हाल बुरा हो जाता है। और वहाँ पर बच्ची का लहंगा मिलता है जो उसने पहना हुआ था, उसके अंडरगारमेंट्स मिलते हैं जो उतरे हुए थे, जिससे पहली नज़र में देख के सबको समझ में आ रहा था कि इस बच्ची के साथ रेप किया गया क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो उसके शरीर से उतरे हुए थे और रेप करने के बाद इसकी बॉडी को ट्रैक पर फेंक दिया गया। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस को कहीं से भनक लगती है सुरेश परमार के बारे में। अब आप आगे जानिए कि किस तरह से ये जो रेपिस्ट है सुरेश परमार है, जो हत्यारा है उस 4.5 साल की बच्ची का, उसको पुलिस पकड़ती है और फिर किस तरह से ये पुलिस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी इसे गोलियों से भून दिया जाता है। सुरेश एक आदतन अपराधी था और उसने परफेक्ट क्राइम के लिए जो रास्ता अपनाया था, उसे पता था कि स्टेशन पे बच्चे अक्सर गायब हो जाते हैं। स्टेशन से बच्चों को उठाया, बच्चियों को उठाया जाएगा, कहीं पर उसे फेंक आएगा जंगल में या ट्रेन के नीचे फेंक आएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। और जब
माता पिता ने हलचल की, माता पिता ने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस उसके घर तक जब पहुंच जाती है शक्ल के माध्यम से, सेल टावर लोकेशन, फोन टावर लोकेशन की मदद से, तो सुरेश भी खुद हैरान था कि इस बार गुजरात पुलिस इतनी ज्यादा तेज तर्रार किस तरीके से बन गई है, उसके घर पर दस्तक कैसे दे दी गई। अब सुरेश हर बार की तरह उसे लगा कि मैं तो एक आदतन अपराधी हूं, मैंने बिल्कुल परफेक्ट क्राइम किया है। वो पुलिस वालों के सामने आनाकानी करने लगता है, कहता है कि मैंने तो कोई क्राइम किया ही नहीं सर, आपने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है, आप मुझे बेकसूर हूं मैं, आप एक बेकसूर को फंसा रहे हैं। अभी जब बार बार ये चीजें दलील दी गई तो पुलिस वालों ने खुद उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वही वो दिखाई दे रहा है कि वो बच्ची को उठाकर लेके जा रहा है। अब सुरेश अपना चेहरा देखकर पहले हक्का बक्का रह जाता है, उसे तब समझ में आता है कि वो बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। इसके बाद वो पुलिस के साथ शुरुआती तौर पर तो सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के इरादे से उसे लेकर भी जा रही होती है। जब जीप में वो बैठा होता है, साथ में पुलिस वाले और भी बैठे होते हैं, तो उन पुलिस वालों के सामने ये कहता है कि सर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हल्की सी वोमिटिंग जैसी फील हो रही है, आप कहीं गाड़ी रोको, नहीं तो मैं इस गाड़ी पे ही वोमिट कर दूंगा और आप लोग के कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर मुझे मत कहना। आप जो गुजरात पुलिस ने विवरण दिया है मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूं। उनके मुताबिक जब ये बार बार वोमिट करने के इरादे से दरख्वास्त कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, तब गुजरात पुलिस ने गाड़ी रोका और गाड़ी रोकने के बाद इसे वोमिट करने की परमिशन दे दी। ये गाड़ी से उतरता है, वोमिट करने का एक्टिंग करता है या वोमिट करने की कोशिश करता है। अब यहां पर आसपास पुलिस वाले खड़े थे, तो गुजरात पुलिस का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से उस शख्स के पास, उस अपराधी के पास चाकू रखा हुआ था छुपाकर, उसने अपने कपड़ों के अंदर वहां से वो चाकू निकालता है और हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें रविराज सिंह और महिपाल सिंह इन्हें गंभीर चोटें आती हैं, जो खुद पुलिस वाले हैं, और बार बार जुबानी तौर पर उसे कहा गया कि तो अपना चाकू फेंक दो, लेकिन वो चाकू नहीं फेंक रहा था। अकॉर्डिंग टू दी पुलिस थ्योरी, पुलिस बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें हथियार छोड़ना पड़ेगा सुरेश, हथियार रख के कोई मतलब है नहीं। लेकिन जब वो हथियार रखने से मना कर देता है तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। एनकाउंटर में जब गोली लगती है तो सुरेश की मौत हो जाती है। सुरेश की मौत के साथ यह भी सच दब गया कि उस लड़की को ले जाने के पीछे असली मकसद क्या था। क्या वो पहले भी कई सारी बच्चियों को ले जाता रहा है? जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो रेलवे स्टेशन पे आता है, वहां पर शिकार ढूंढता है, शिकार को उठाता है, और उसके बाद भी उसके अंदर डर भय नाम की कोई चीज नहीं। लोगों के बीच में से यूं ऐसे निकल जाना मानो उसका ये रोज का काम हो। तो क्या पुलिस ने पुरानी कोई तफ्तीश खंगालने की कोशिश की? क्या उसने पहले भी ये इस तरीके से रेलवे स्टेशन पर अक्सर आया करता था? क्या पहले भी वो बच्चियों को उठाता रहा है? क्या इस सारी जो सच्चाई थी इस एनकाउंटर के साथ वो सारी की सारी फाइलें बंद हो जाएंगी? और किस तरीके से एक अपराधी जब आप उसे अरेस्ट करते हैं तो पूरा उसका इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं। तो किस तरीके से एक पुलिस की गाड़ी में पुलिस वालों के बीच में उसके पास आराम से हथियार आ जाता है, चाकू आ जाता है, वो पुलिस वालों को एक तरीके से जख्मी करने में भी वो कामयाब हो जाता है। पुलिस वाले खुद हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एनकाउंटर के बाद सुरेश को फिर हॉस्पिटल लेके भी जाया जाता है, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे कहानी के पीछे क्या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला भी एंगल है? क्योंकि अक्सर कई बार हमने देखा है, जो हम क्राइम केसेस जब कवर करते हैं, जब बच्चियों या बच्चों का सौदा नहीं होता है तो अक्सर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले जो लोग हैं वो वापस बच्चों को सौंपते नहीं हैं, उनके साथ क्रूरता करते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या एक बहुत बड़े नेक्सस का सुरेश एक बहुत छोटा सा मोहरा था, उसे मारकर बहुत बड़े बड़े लोगों को बचाया गया? क्या सुरेश पहले सिर्फ रेप करने के इरादे से उसने बच्ची का किडनैप किया था? इन सारी सच्चाइयों का पता लगाना पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि जो अपराधी था वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे, कहा जा रहा है कि सुरेश अकेले रहता था। ऐसे में उन तमाम सवालों को लेकर अब एक तरीके से सवालिया निशान लग चुका है कि एनकाउंटर करना
जो गुजरात पुलिस ने किया, हम उसमें कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या इस केस में एक बच्ची की किडनैपिंग को, एक मामले को अगर आप देखेंगे तो आपको छोटा सा केस लगेगा, लेकिन इस तरीके से अक्सर जो बहुत बड़े जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है बच्चे या बच्चियों का, उन सारे केसेस में भी क्या इसका कोई हाथ है या नहीं है, इस पर भी जांच करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस तरीके की जो क्राइम खबरें आती हैं हमें आपको बताना जरूरी है कि अक्सर इन जैसे लोग सोचते हैं कि हम परफेक्ट क्राइम करके बच निकलेंगे, कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, तो इस गलत फहमी से वो बाहर आ जाएं, क्योंकि अब की दुनिया बदल चुकी है, पुलिस का काम करने की जो कार्यशैली है वो भी बदल चुकी है, और ऐसे में आप क्राइम कर कर बच निकलें या सोचे भी कि मैं क्राइम कर कर कहीं दूर भाग जाऊंगा, तो इस गलत फहमी को अपने जहन या अपने अंतर आत्मा से निकालकर बाहर फेंक दें और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।